हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक और सच्ची डरावनी कहानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कुछ रहस्यमय सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे डीएम करके बता सकते हैं। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं आपको अपना नाम तो नहीं बता सकता और ना ही ये बता सकता हूँ कि मैं किस शहर से हूँ। मैं बस आपको इतना बता सकता हूँ कि मैं तमिलनाडु से हूँ। और ये जो घटना मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, ये मैं पिछले कई सालों से किसी ना किसी को बताना चाहता था। मतलब ये एक ऐसी घटना है जो कि हमारे परिवार के अंदर ही मानो एकदम से घुट सी गई हो और अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रही हो। अगर मैं किसी को सामने से ही घटना बताऊं तो शायद ही कोई यकीन भी करे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको ये कहानी किसी और के माध्यम से सुनाऊं। अब क्योंकि ये घटना कई सालों पहले से शुरू हुई थी, इसीलिए मैं जितना ज़्यादा मुझे हो सकता है उतना ज़्यादा अच्छे से घटनाओं को सुनाने की कोशिश करूँगा। हमारे शहर में रेलवे रोड पर वो जो मकान है उसे मेरी दादी जी की बहन ने साल 1950 के पहले ही ख़रीद लिया था। उनके पति की मौत के बाद वहाँ पे हमारी फैमिली यानी कि मेरे दादा दादी, मेरे मम्मी पापा और मेरी दादी के बहन के परिवार के बच्चे रहने लगे थे वहाँ पे। अब क्योंकि वो जो घर था वो घर कम एक हवेली ज़्यादा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। इसीलिए वहाँ पे हम सभी लोग बड़े ही आराम से रह सकते थे। वो घर 2 मंजिला था। उस घर की सीढ़ियाँ थोड़ी अजीब सी जगह पे थी। मतलब नीचे वो एकदम कोने से स्टार्ट होती थी और ऊपर वो आपको एक बड़े से हॉलवे में ले जाती थी। नीचे भी बड़े से हॉल के साइड साइड में रूम्स बने हुए थे। नीचे ही किचन था जिसका पीछे वाला दरवाज़ा हमारे घर के आंगन में जाता है। नीचे हॉलवे के बाद जो 3 रूम्स थे जो कि सबसे लास्ट में थे, उनका डिज़ाइन बाकी सारे रूम से अलग था। मतलब जो सबसे लास्ट वाला रूम था यानी कि तीसरा रूम, उसमें जाने के लिए आपको पहले फर्स्ट और उसके बाद दूसरे रूम में से निकल के जाना पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि घटनाएं बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, इसीलिए मुझे टाइम तो बिल्कुल ठीक से याद नहीं है, लेकिन ये 1950 के बाद की ही बातें हैं। क्योंकि घर बहुत बड़ा था, इसीलिए अड़ोस पड़ोस के बच्चे भी हमारे घर पे मेरे पापा और बुआ वगैरह के साथ में खेलने के लिए आ जाते थे। तो एक दिन हुआ यूँ कि मेरी दादी जी किचन में काम कर रही थी कि तभी पड़ोस के बच्चे जो कि ऊपर वाले रूम में खेल रहे थे, वो अचानक से नीचे दौड़ कर आए और उनके पास आके उनसे कहा कि ऊपर हॉल में जो वो औरत खड़ी है वो कौन है, उन्हें तो उन्होंने कभी नहीं देखा। मेरी दादी ये सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो गई, ये सोच के कि घर में तो कोई मेहमान भी नहीं आया तो आखिर इन्होंने किसे देखा है। वो जब ऊपर देखने गई तो वहाँ पे उन्हें कोई भी नहीं दिखा। तो दादी ने कहा कि मैंने तो किसी को ऊपर या नीचे आते हुए जाते हुए देखा भी नहीं है। हो सकता है कि बच्चों को शायद कोई वहम हुआ हो। उस घटना के 2-3 दिन बाद मेरे दादाजी घर के सभी बच्चों को मेला दिखाने के लिए ले जाने वाले थे। घर पे बस मेरी दादी और उनकी बहन रहने वाली थी। जब सब लोग मेला जा रहे थे तब मेरी दादी ऊपर के रूम में कुछ सामान लेने के लिए गई हुई थी, और जब वो ऊपर से नीचे आ रही थी तो उन्होंने एक रूम में देखा कि चादर ऐसे उठी हुई है जैसे कि बेड पे कोई लेटा हुआ हो। दादी ने वहाँ पे कुछ नहीं किया और नीचे आके अपनी बहन से उन्होंने कहा कि लगता है कोई घर पे रुक गया है, ऊपर वाले बेड में कोई सो रहा है। ये सुन के मेरी दादी जी की बहन बहुत कंफ्यूज हो गई और उन्होंने कहा मैंने अभी अभी देखा है, सभी लोग मेले के लिए जा चुके हैं। और इतना सुनने के बाद मेरी दादी जी एक बार फिर से दौड़ के ऊपर देखने के लिए गई तो वहाँ पे उन्होंने देखा चादर ऐसे पड़ी हुई थी बेड पे मानो कोई उस पर अभी अभी लेटा हुआ हो, और बेड पे ऐसे निशान भी थे जिनसे ये पता चल रहा था कि कोई वहाँ पे लेटा था, लेकिन अब वहाँ पे कोई भी नहीं था। अब ये जो बेड और चादर वाली घटना थी ये डेली ही होने लगी। पहले तो दादी जी को इस बात का शक था कि कोई ना कोई बच्चा ही है जो कि ये सब करता है, लेकिन दादी का शक तब और ज़्यादा गहरा गया जब सारे बच्चे स्कूल में होते, लेकिन तब भी ये घटना होती ही रहती।
दादी जी की बहन को इस बात पे थोड़ा शक तो हो ही गया था कि इस घर में सब कुछ ठीक तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात को उस वक्त अपने मन में ही रखा। ये घटना लगातार होती जा रही थी। जब मेरी दादी बाहर आंगन में बैठी हुई थी, तब मेरी छोटी वाली बुआ उनके पास गई और उन्होंने उनके पास जाके उनसे पूछा, मम्मा, वो जो ऊपर अलमारी के पास वो आंटी खड़ी हैं, वो कौन है? इतना सुनने के बाद मेरी दादी जी की भी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि उस समय सभी लोग बाज़ार गए हुए थे और घर पे उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। वो उनके साथ ही ऊपर रूम में चेक करने के लिए गई, लेकिन जब वो अलमारी के पास पहुंची तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई, लेकिन उसी दिन शाम को एक बेहद ही अजीब घटना घटी। मेरी बुआ ऊपर सीढ़ियों से नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। सभी लोग उन्हें बेहोश देखकर थोड़ा डर गए और उसके बाद जब उन्हें होश आया और सब लोगों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि ऊपर सीढ़ियों पे से जब वो नीचे उतर रही थी तब किसी ने उन्हें धक्का दिया था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस वक्त सभी लोग नीचे बैठ के दादी और उनकी बहन के साथ खाना खा रहे थे, सिवाय बुआ के। मेरी दादी ने ये बात मेरी दादी जी की बहन को बताई और वो दोनों आपस में ही सोचने लगी कि आखिर ये सच में हो रहा है या फिर ये सब सबका वहम है। इसके ठीक 2 दिन बाद मेरे दादाजी, जो कि ऊपर वाले रूम में ही रहते थे, उन्हें रात में प्यास लगी और जब वो पानी पीने के लिए नीचे किचन में आने वाले थे तो उन्होंने देखा कि सीढ़ियों के कोने पे ही एक औरत खड़ी हुई है। हैरानी की बात ये थी कि वो औरत कोई जानी पहचानी नहीं लग रही थी, ना तो दादी और ना ही उनकी बहन। वो सीढ़ियों पे से सिर्फ 3 या 4 सीढ़ियाँ ही नीचे उतरे होंगे, लेकिन डर उन्हें तब लगने लगा जब वो थोड़ा और नीचे आते और उन्हें उनके चेहरे के अलावा उनका पूरा शरीर साफ दिख रहा था, बस मानो उनका चेहरा ही बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। ये देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा ही डर लग गया और वो ऊपर भाग के अपने रूम में जाकर सो गए। अगले दिन उन्होंने ये बात दादी को बताई और दादी को भी इस बात पे यकीन हो गया था कि वाकई में कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। लेकिन परेशानी ये थी कि उस समय उस घर को ख़रीदने के चक्कर में ही मेरे दादाजी ने भी दादी जी की बहन की मदद करी थी, जिस कारण उस समय हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम कोई दूसरा घर लें और उस घर को इतनी जल्दी बेच पाना भी मुमकिन नहीं था। आसपास के पड़ोसियों ने भी घर लेने से पहले कुछ तरीके से इशारा किया था, लेकिन वो हम समझ नहीं पाए। पहले वो पड़ोसी भी हमारे घर में आने से डरते थे, लेकिन जब धीरे धीरे उन्हें लगा कि कुछ नहीं हो रहा है तो वो हमारे घर में आने लगे। लेकिन घटनाएं शुरू हो चुकी थी और फिर मेरे पापा के साथ वो घटना हुई। ये घटना मुझे मेरी दादी ने बताई थी। मेरे पापा जब 13 या 14 साल के रहे होंगे, ये तब की बात है। दरअसल वो गिलास में पानी पी रहे थे कि उनसे वो गिलास छूट गया और वो नीचे जाके बेड के नीचे चला गया। मेरे पापा बेड के नीचे झुके और वो गिलास उठाने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही वो गिलास उठाए और पीछे को मुड़े, उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। उन्होंने देखा कि वही औरत ठीक उनके पीछे खड़ी है। वो जो आत्मा थी या फिर जो भी कुछ था, उसको सबसे पास से मेरे पापा ने ही देखा था और उनकी जो हालत थी वो मेरी दादी बताते बताते भी डर जाती हैं। मेरे पापा मानो पीछे घूमते के साथ ही एकदम फ्रीज हो गए थे। दादी और बाकी सब उस वक्त नीचे किचन में बैठे थे। दादी बताती हैं कि पापा ने उन्हें बताया कि वो जो औरत थी उसने एक पर्पल रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल बिल्कुल खुले हुए थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डरावने वाली चीज़ थी वो ये कि उसका चेहरा ही नहीं था। उसके चेहरे की जगह पे कुछ भी नहीं था, ना आँखें, ना नाक और ना ही मुंह। मानो उन्हें एकदम सदमा लग गया और वो उसी जगह पे सिर्फ खड़े रह गए। इतने में ही दादाजी कुछ काम से ऊपर गए और उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल एक जगह पे स्थिर खड़े हुए हैं। जैसे ही दादाजी ने उनके कंधे पे हाथ रखा, वो ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगे और उसके बाद उन्होंने ये बात सबको बता दी। लेकिन एक और हैरानी की बात यह है कि आज मेरे पापा को ये घटना बिल्कुल याद ही नहीं है। मतलब उन्हें भी बिल्कुल भी याद नहीं है कि ऐसा कभी कुछ हुआ भी था, बल्कि पूरे घर वालों को ये बात याद है।
अब घर में इतना सब कुछ हो चुका था तो दादी ने सोचा कि क्यों ना इस घर में एक बार हवन करवा लिया जाए, और उन्होंने करवाया भी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से घटनाएं शुरू हो गई। दादी एक बार जब किचन में बैठ के सब्जियां काट रही थी तो उन्हें पीछे से किसी के गुजरने का एहसास हुआ। जब वो पीछे मुड़ी तो उन्होंने देखा कि कोई भाग के अभी अभी सीढ़ियों पे से ऊपर की ओर गया है। वो भी उसके ठीक पीछे गई, और जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंची तो देखा ऊपर तक कोई नहीं है। इसी वजह से वो ऊपर चली गई और वो ऊपर हॉल में जाके उसे ढूंढने लगी। लेकिन उन्होंने जैसे ही खिड़की से बाहर मुंह निकाल के बाहर देखना चाहा, अचानक से उन्हें पीछे से किसी ने धक्का दे दिया और वो नीचे जाके गिर गई। वो पहला माला था, इसीलिए उनकी सिर्फ पैर की हड्डी ही टूटी, वरना भगवान जाने की क्या हो जाता। ये बात बताने में भी आज वो डर जाती हैं कि उनके पीछे कोई भी नहीं था, फिर भी उन्हें पता नहीं किस चीज़ ने धक्का दे दिया। 1980 के पहले के आसपास की बात है, जब दादी ने कहा कि वो यहाँ पे नहीं रहेंगी और वो दोनों ही गांव में जाके वापस रहेंगी, और इसीलिए उस घर में उसके बाद से मेरी बुआ और उनका परिवार रहने लगा। उस समय हम दूसरी जगह पे रहते थे। मेरी बुआ के लड़कों ने कई बार मुझे बताया कि वो फर्श पे किसी आदमी को लेटा हुआ देखते थे। वो आदमी सिर्फ फर्श पे लेटा रहता, और जैसे ही कोई उसके ऊपर से चढ़ के जाता उसका पाँव उसमें से आर पार निकल जाता था। इस घर की पहले हो चुकी घटनाओं के कारण तो मेरी बुआ ने सोचा इस घर के इंटीरियर को थोड़ा चेंज करवा देना चाहिए, और उन्होंने उस घर को तोड़वा के एक बार फिर से बनवाना स्टार्ट किया। नीचे की उन्होंने सीढ़ियाँ जो कि किचन के पास थी वो वहाँ से हटवा कर जो 3 रूम्स थे उनके पास से करवा दी। जब वहाँ की दीवारों को तोड़ा गया तो बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें मिली। मानो एक बार एक पंजा मिला था जो कि मेरे दादा को तो लगा था कि वो किसी बंदर का या फिर किसी और जानवर का है, लेकिन बाद में पता चला कि वो किसी इंसान का ही था, क्योंकि उसके जैसा ही एक और दूसरा पंजा वहीं पे मिला था। ये घटनाएं तो तब तक की थी जब तक मैं उस घर में नहीं गया था, और क्योंकि मैं उस घर से तब तक दूर रहा था जब तक कि मैं कम से कम 10 साल का ना हो जाऊं, क्योंकि हम दूसरी जगह ही रहते थे। और उसके बाद मेरे साथ भी ये सारी घटनाएं शुरू हो गई। घर का इंटीरियर बदलने के बाद मेरी बुआ ने मेरे पापा से कहा कि क्यों ना अब हम सब लोग एक बार फिर से साथ ही रहें पहले की तरह। इसीलिए हमारी फैमिली भी उसी घर में शिफ्ट हो गई। सभी लोगों को लगा था कि वो सारी घटनाएं अब बंद हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे वहाँ पे गए हुए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ होगा। मुझे उस घर के बारे में पहले नहीं पता था कि वहाँ पे ऐसी ऐसी घटनाएं भी हो चुकी थी, इसीलिए उस वक्त तक तो मैं वहाँ पे ऐसे ही घूम लेता था। एक रात की बात है जब मैं रात के समय टॉयलेट करने के लिए गया था। टॉयलेट में जैसे ही मैं गया तब तो मुझे कुछ नहीं महसूस हुआ, लेकिन जब मैं वापस अपने कमरे में जाने लगा तब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा कि कोई मुझे पीछे से घूर रहा है। मैं बार बार पीछे मुड़ के देखता, लेकिन मुझे कोई भी नहीं दिखता। पता नहीं क्यों एक अनजाना सा डर मेरे अंदर बैठ गया था और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। मैं उसी जगह पे बैठ गया और वहाँ से मैं रात भर कहीं नहीं गया। सुबह सुबह मेरे पापा वहाँ से गुजरे तो वो मुझे देखकर वहाँ पे हैरान रह गए। जब मैंने अपने पापा को रोते रोते बताया कि मैं पिछली रात से यहाँ पे ही बैठा हुआ हूँ तो वो थोड़ा परेशान हो गए और उन्होंने ये बात बुआ को बताई। तब उन्हें सिर्फ शक हुआ था कि ये घटनाएं बंद नहीं हुई हैं। इसके अगले ही दिन मेरी जो बुआ का लड़का था वो अपने रूम में सो रहा था और मैं आराम से बैठ के किताब पढ़ रहा था। वो अचानक से दौड़ता हुआ आया और मेरे पास आके एकदम हांफते हुए कहा, भाई वहाँ पे उस कमरे में। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि मैं सो रहा था और अचानक से जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे मुंह के ठीक ऊपर कोई उल्टा लटका हुआ है। उसके बाल मेरे मुंह पे छू रहे थे। ये देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई और मैं उठ के इधर भाग आया। अब ये सब घटनाएं किसी भी तरीके से हमारे चाहते हुए भी नहीं रुक पा रही थी।
इसीलिए हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका था कि अब हम उस घर को बेच ही डालें, और आखिरकार मेरी बुआ ने किया भी ऐसा ही। अगले कई सालों तक, या फिर यूँ कहूँ कि सन 2003 तक, मैं यही जानने की कोशिश करता रहा कि आखिर उस घर में ऐसा क्या था जो कि ये सब घटनाएं ऐसी हो रही थी वहाँ पे। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसी समय में मेरी एक औरत से जान पहचान हो गई, जो कि वहाँ पे पिछले कई सालों से रह रही थी, हमारे आने से भी ठीक पहले। फ़िलहाल तो वो गुजर चुकी हैं, लेकिन तब उन्होंने मुझे बताया था कि उस घर को 1920 के आसपास में बनाया गया था। लेकिन उस घर में सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि उस घर में कोई भी फैमिली ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकी। कुछ सालों के अंदर ही सभी लोग वो घर खाली कर देते। लेकिन सबसे अजीब थे उस घर के पहले मालिक। वो कोई कंपनी चलाते थे। उनका नाम तब खराब होना शुरू हुआ जब उस समय में कई सारी लड़कियां अचानक से गायब होने लगीं। उनके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं मिला, लेकिन एक रात वो अचानक से उस जगह से गायब हो गए। और हैरानी की बात ये थी कि उसके बाद से वो कभी भी नहीं मिले। आज तक भी मैं उस घर के सामने से निकलता तो हूँ, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस घर में रह रहे लोगों से मैं ये पूछ सकूँ कि आज ये घर ठीक है या फिर आज भी वहाँ पे ये घटनाएं हो रही हैं। वो जो वहाँ पे आत्माएं हैं, वो वहाँ पे कहाँ से आई और उनका कारण क्या था, ये तो मुझे कभी नहीं पता चल पाया। लेकिन उस घर से जुड़ी वो जो यादें हैं, उन यादों को याद करते ही मैं डर से सिहर उठता हूँ। घर के हर एक मेंबर के साथ अलग अलग घटनाएं होती रहीं। पहले तो इन घटनाओं को कोई नहीं बताता था, लेकिन जब धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये सबके साथ होता है, तब जाके हमें एक एक घटनाएं पता चलने लगी। और सच मानिए, जैसे जैसे ये घटनाएं हमें पता चलती रहीं, तब तब हमारी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती रही। आज भी जब भी हमारा पूरा परिवार इकट्ठा होता है तो उस घर के बारे में बात छिड़ ही जाती है और सभी के मुंह से एक ना एक घटना ऐसी निकल ही जाती है। पता नहीं ऐसा क्या था उस घर में, ये तो राज ही रह गया। तो दोस्तों, ये तो थी आज की हमारी पहली कहानी। अब बढ़ते हैं आज की हमारी अगली घटना की ओर, जो कि हमें भेजी है मुस्कान शर्मा ने, जो कि कोलकाता से हैं। आइए अब आगे की कहानी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, मेरा नाम मुस्कान है और मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। ये जो घटना मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे पापा के साथ घटी थी। आपको बता दूँ कि मेरे पापा एक गवर्नमेंट टीचर हैं, जो कि पिछले 23 साल से टीचिंग कर रहे हैं। उनका पूरा टीचिंग करियर एकदम शानदार रहा है। जो भी बच्चे उनसे पढ़ते हैं हमेशा उनकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन एक बार कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें सोचकर आज भी मेरे पापा ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ऐसा सच में हो भी सकता है। ये बात आज से कई साल पहले की है, शायद 2002 या 3 के आसपास की। दरअसल उस समय उनका स्कूल चेंज हुआ था और वो एक नए स्कूल में पढ़ाने के लिए गए थे। वो एक गांव का स्कूल था और मैं वहाँ का नाम आपको नहीं बता सकती। तो हुआ यूँ कि एक दिन दोपहर में लंच से ठीक पहले जब वो अपना पीरियड ख़त्म करके नीचे दूसरी क्लास में जाने वाले थे, तो उन्होंने देखा कि जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुँचे, सीढ़ियों पे से एक लड़की जो कि नीचे जा रही थी, वो बड़ी ज़ोर से नीचे गिरी। अब मेरे पापा को ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि वो जिस तरीके से गिरी थी, ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसे चलते हुए अचानक से ज़ोरदार धक्का दे दिया हो। वो लड़की नीचे गिरी और उसके माथे से खून निकलने लगा और वो बेहोश भी हो गई। मेरे पापा ने फ़ौरन से सारे टीचर्स को आवाज़ लगाई और सभी लोग उस समय दौड़ के उस जगह पे आके इकट्ठे हो गए। कुछ टीचर्स उसे देखकर थोड़ा दूर दूर को हट के खड़े हो गए और सिर्फ एक टीचर वहाँ पे उस लड़की की मदद के लिए आगे आए। बाकी पीछे खड़े हुए टीचर्स ने सिर्फ इतना कहा, आज पूर्णिमा की रात है, जो भी करना सोच समझ के करना। बाकी इस लड़की के बारे में पता ही है आपको शर्मा जी, ये उन्होंने उन दूसरे वाले टीचर से कहा। मेरे पापा ने इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उनसे कहा कि चलिए जल्दी से बच्ची को लेकर हॉस्पिटल में चलते हैं। वहाँ से सरकारी हॉस्पिटल ज़्यादा दूर पे नहीं था,
इसीलिए वो दोनों गोदी में लिए हुए ही उस लड़की को वहाँ पे लेके चले गए। उस लड़की का काफ़ी खून निकल चुका था, लेकिन फिर भी पट्टी करवाने के बाद वो जब बेड पे आराम कर रही थी तब एक बहुत ही अजीब घटना घटी। डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा रहे थे और मेरे पापा और उनके साथी टीचर वहीं पे खड़े थे कि अचानक से वो लड़की हॉस्पिटल के बेड पे से ही थोड़ी ऊपर हवा में उड़ने लगी। ये बात सुन के किसी को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन मेरे पापा ने जब मुझे बताया तो मुझे एक अजीब सा डर लगने लगा। वो बताते हैं कि वो लड़की उनकी आंखों के सामने ही बेड पे से तकरीबन 1 फीट तक ऊपर आसमान में उड़ गई, बिल्कुल वैसे जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं। ये देखकर डॉक्टर अचानक से बहुत ज़्यादा डर गए और वो उस रूम से बाहर ही चले गए। वो दूसरे टीचर भी थे, वो भी मेरे पापा का हाथ पकड़ के उन्हें बाहर की ओर लेके चले गए। वो बताते हैं कि उन्होंने खिड़की में से देखा वो लड़की अगले तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक ऐसे ही हवा में उड़ती रही और उसके बाद अचानक से बेड पे गिर गई। ये जो घटना वहाँ पे हुई थी ये आग की तरह पूरे स्कूल में फैल गई। बाकी सब लेकिन कोई खास रिएक्ट नहीं कर रहे थे। एक टीचर जिनका नाम था हेमलता, वो मेरे पापा के पास आई और उन्होंने बताया कि वो जो लड़की है उसका नाम शालिनी है और उसके ऊपर पिछले 2 साल से किसी ने काला जादू किया हुआ है। वो एक अच्छे खासे घर से बिलोंग करती है और उसके जो चाचा हैं वो उसके पापा की ज़मीन छीनना चाहते हैं। उसके पापा को मरे हुए कई साल हो चुके हैं, जिसके कारण से लोगों का ये कहना है कि उसके चाचा ने ही उसके घर पे काला जादू करवा रखा है, जिसके कारण उसके साथ आए दिन ऐसी उल्टी सीधी घटनाएं होती रहती हैं। पापा को इस बात पे ज़्यादा कुछ खास यकीन हुआ नहीं, लेकिन वो इस बात को इग्नोर भी नहीं कर सकते थे। इस घटना को मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ होगा कि वो लड़की अचानक से स्कूल आना बंद कर दी। जब वो लगातार 5 दिन तक स्कूल नहीं आई तो मेरे पापा ने उनके घर पे फ़ोन किया। तब एक और चौंका देने वाला किस्सा पता चला। उसकी मम्मी ने बताया कि 2 दिन पहले वो अपने घर की छत पे खड़ी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे वो वहाँ से कूद ही जाएगी, और अचानक से उसने एक चाकू भी निकाल लिया और वो अपने हाथ पे उस चाकू से मारने ही वाली थी कि तभी उन्होंने उसे जाके रोक लिया। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 2 दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स को भी ये समझ में नहीं आ पा रहा था कि उस लड़की को आखिर हुआ क्या है। कुछ दिन तक ये सब ऐसे ही चलता रहा और वो हॉस्पिटल में एडमिट ही रही कि एक दिन शाम को हॉस्पिटल से डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये ठीक हो चुकी हैं, इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी, घर पे इनका ध्यान रखा जा सकता है, तो आप इन्हें घर पे ले जा सकते हैं। उस लड़की की मम्मी उसे घर ले आई। रात में सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा। रात में उस लड़की ने ठीक से खाना वाना सब खाया और आराम से सोई भी, लेकिन अगले सुबह जो खबर हमें पता चली उसने सबके होश उड़ा दिए। अगले दिन पता चला कि रात में ही उस लड़की की मौत हो चुकी है। मौत का कारण किसी को भी नहीं पता था। उसके घर वालों ने बहुत ही अफरा तफरी में उसका अंतिम संस्कार करवाया। अंतिम संस्कार में उसके चाचा वाचा सब आए थे, लेकिन उस लड़की की मौत आखिर कैसे हुई ये किसी को भी नहीं पता चला। ये घटना बीते हुए तकरीबन 2 साल हो चुके थे कि एक बार फिर से स्कूल में एक बहुत ही अजीब घटना हुई। एक लड़की जिसका नाम मुस्कान था, वो क्लास में बैठे बैठे छठे पीरियड के दौरान ही अपनी गर्दन आगे पीछे घुमाने लगी। पहले तो बच्चों को ज़ोर ज़ोर से हंसी आने लगी और सभी लोग उसे देखकर हंसने लगे, लेकिन जब वो अपनी भारी सी आवाज़ में तेज़ तेज़ घुर्राने लगी तब सभी बच्चों की हालत ख़राब हो गई। क्लास में उस वक्त जो टीचर पढ़ा रहे थे वो भी फ़ौरन से दूसरे टीचर्स को बुलाए और उन्हीं में से एक थे मेरे पापा भी। मेरे पापा ने देखा कि वो लड़की अपने दांत आपस में ही कटकटाए जा रही थी और ज़ोर ज़ोर से एक भारी सी आवाज़ में घुर्रा रही थी। मेरे पापा तब भी इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते थे, इसीलिए उन्होंने उसके हाथ पकड़ लिए और उनसे ये पूछा कि ये सब क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो बेटा ये सब। वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, भूल गया उस दिन हॉस्पिटल में क्या किया था।
बस इतना सुनते के साथ ही मेरे पापा के पैरों से ज़मीन खिसक गई। आखिर उस लड़की को कैसे पता चला कि उस दिन हॉस्पिटल में क्या हुआ था और उसका वो उस तरीके से डरावना बर्ताव करना। सभी बच्चे बेहद ही ज़्यादा डर गए और यही वो घटना थी जिसके बाद मेरे पापा को भी इन सब चीज़ों पे यकीन हो गया था। इसके बाद कुछ ही दिनों में पापा हनुमान मंदिर गए और वहाँ से उन्होंने अपने लिए एक लॉकेट बनवा लिया और उसके बाद ऐसा कुछ कभी भी नहीं हुआ। लेकिन आज भी जब मैं इस घटना के बारे में सोचती हूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। आखिर ये घटना ही कुछ इस प्रकार की थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।